और मैं क्या करता हूँ हमेशा ना, स्क्रिप्ट फॉलो करता नहीं हूँ, पीछे से बोलते हैं मुझे क्यों नहीं फॉलो करते हो यार, मुझे लाइव जीना पसंद है। क्यों अरमान, सबके अरमान में। हेलो, ये चल रहा? हाँ, अमेजिंग। कैसे? अच्छा, ये लोग ऑडियो पे चेक करते हैं ना सिंगर्स, कैसे? प्लीज चेक करना पड़ता है। बट थैंक यू एवरीवन फॉर वेलकमिंग विद मी विद सो मच लव। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ पे हूँ विद सच अमेजिंग पीपल। जावेद साहब सलाम, इट्स सो गुड टू बी हियर एंड आई होप कि हम लोग एक माहौल बना पाए यहाँ पे कॉन्वर्जेशन का, म्यूजिक का, और हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारे गाने भी गाएंगे। यस, परफॉर्मेंस है ना, यस। थोड़ा और से लेडीज एंड वही हो जाता है ना, सिंगर के साथ उनको बातें नहीं सुननी, उनको सिर्फ गाने सुनने हैं। सुनने हैं कि नहीं सुनने? बट बातें भी करेंगे, थोड़ा बातें करेंगे। बातें जरूरी है, तेरा मिलना जरूरी, तू पहला पहला प्यार है मेरा। अच्छा, आप ही कॉन्सर्ट कर लो, मैं चले जाता हूँ। प्लीज। मूड सेट करना बहुत जरूरी होता है, स्टेज सेट करना बहुत जरूरी होता है। जैसे रिदम सेट करते हैं तो अपने साथ म्यूजिक, और अरमान मलिक हैं तो दिल के अरमा बिल्कुल निकलने चाहिए। फ्रॉम चाइल्ड आर्टिस्ट टू वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट लव्ड कंटेम्पररी वॉइसेस, अरमान मलिक। स्टेज पर सबसे पहला मैं पहले सवाल पूछ देता हूँ, स्टेज पर आती है तो क्या सोचते हैं? ये मेरा पहला सवाल। स्टेज पे जब मैं आता हूँ तो बस एक, क्योंकि आप सोच रहे थे और पूछ भी रहे थे कि क्या कहना है, क्या करना है। एक ही ख्याल है मेरा, बस मैं चाहता हूँ कि जो मेरी एक नेचुरल जो पर्सनालिटी है वो स्टेज पे रिफ्लेक्ट हो, लोगों का प्यार मिले, मेरे सुर सब अच्छे से लगे, ये सब चीज़ें चलती है मेरे दिमाग में। अच्छा, मेरा सवाल है कि संगीत म्यूजिक में आप खुद सिंगर भी हैं, म्यूजिक कंपोजर भी, डायरेक्टर हैं, तो कौन सा गाना खुद गाना है और कौन सा गाना दूसरों से गवाना है, ये कैसे तय करते हैं आप? जिस गाने का मुझे लिरिक्स नहीं याद है तो वो मैं बाकियों से गवा देता हूँ। सीधा माइक यहाँ पे करके। बहुत सारी बार ऐसा हुआ है मेरे साथ, क्योंकि मैं 10 या 11 भाषाओं में गाता हूँ, तो जाहिर सी बात है कि मुझे सब लिरिक्स याद नहीं रहते। यूजुअली मेरे शोज़ पे एक टेलीप्रॉम्प्टर होता है, जो भी मैं कभी कभी तेलुगु में गाता हूँ या तमिल में गाता हूँ, कन्नड़ा में गाता हूँ, तो मुझे वो लिरिक्स बहुत हेल्प करते हैं। लेकिन कभी कभी जब याद नहीं होता है तो मैं उस ऑडियंस की तरफ मैं माइक कर देता और वो मुझे सपोर्ट करते हैं। इनफैक्ट मैं पढ़ रहा था आप तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, इंग्लिश समेत और भी कुछ भाषा में गाए। भोजपुरी सिर्फ छूट रहा है, क्यों? भोजपुरी के भी बहुत दर्शक होंगे यहाँ पे, टीवी पे तो सुन ही रहे होंगे। भोजपुरी से अभी तक मुझे कोई मतलब ऐसा कुछ ऑफर नहीं आया है, बट पता नहीं, सोचना अगर आ गए तो सोच समझ के करना पड़ेगा, वो गाना करेंगे ना। ऑफ कोर्स, डेफिनेटली। अभी हमारे एनडीटीवी के व्यूअर्स के लिए, दर्शकों के लिए, और यहाँ जो बैठे हैं सुबह से वेट कर रहे हैं, सुबह से इंतजार कर रहे हैं सभी, अरमान मलिक कब आएंगे, तो आपको अभी इस वक्त क्या, कौन सा गाना अभी सोच रहा है? वैसे तो मैंने तैयार किए हैं 4-5 बहुत प्यारे से गाने जो आप लोग सबको बहुत अच्छे लगते हैं। एक तो आपने ऑलरेडी एक डेमो दे चुके हैं आप। नहीं, मैं कोशिश कर रहा था। वो तो मैं सब, मेरे म्यूजिशियंस भी हैं यहाँ पे, तो मैं उनके साथ प्रॉपर्ली परफॉर्म करूँगा। ठीक है। तो डेमो ही नहीं, पूरा ही वो आपको पूरा ही परफॉर्मेंस सुनने को मिलेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे गाने, MS धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी के जो मूवी थी उसमें से जो गाने थे, जब तक, कौन तुझे, फिर कबीर सिंह मूवी से पहला प्यार जो आपने गाया, और उसके अलावा मैं सरप्राइजेस थोड़े से रखना चाहता हूँ परफॉर्मेंस के लिए, तो मैं ज़्यादा दो लाइन अगर हो जाए तो थोड़ी आपकी आवाज़ में अलग ही बात है। तू पहला पहला प्यार है मेरा, अभी बाद में मैं गाऊंगा। ये भी सुर में था। एड शीरन के साथ भी आपने 2 स्टेप किया जी, और मैं देख रहा था कि आप इंडिया में कहीं, महाराष्ट्र में, भारत के किसी भी राज्य में, भारत छोड़ दीजिए, अब तो लंदन में भी आपके कॉन्सर्ट हाउसफुल रह रहे हैं। एक्स फैक्टर क्या है, कैसे? मुझे नहीं था, आई थिंक जेंजी आपको बहुत पसंद कर रहे हैं। मुझे यूथ से बहुत प्यार मिलता है, सपोर्ट मिलता है, एंड यहाँ पे जो भी है ऑडियंस में, वो मेरे लिए इतना चीयर करे, इतना प्यार देते हैं, वही मेरे लिए सबसे बड़ा सक्सेस रहा है। बट मुझे एक और चीज़ मुझे लगती है, अगर आप पूछ रहे हो टेक्निकली कि क्या रीज़न हो सकता है, मैं बहुत सारे भाषाओं में गाता हूँ, तो जो भी स्टेट में जाता हूँ मैं उस भाषा में
मेरी जो सेट लिस्ट है वो बदलती रहती है। अगर मैं कर्नाटका जाता हूँ तो कन्नड़ा के जो गाने हैं मेरे वो मैं इंक्लूड करता हूँ, या आंध्र प्रदेश या तेलंगाना में मैं तेलुगु इंक्लूड करता हूँ सेट लिस्ट में। उस वजह से मुझे लगता है कि वहाँ की ऑडियंस और मेरे बीच में एक डायरेक्ट कनेक्शन बन पाता है, और वो बार बार हर साल मैं कॉन्सर्ट्स वहाँ पे करता हूँ, तो वो जो एक रिलेशनशिप है वो हर साल स्ट्रॉन्गर होते जाती है। आपका बैकग्राउंड चूंकि म्यूजिक फैमिली बैकग्राउंड रहा है, तो ये आपके लिए एक एड ऑन रहा है, ये यूएसपी रही है या फिर एक चैलेंज रहा है आज के दौर में? वैसे तो इनिशियली मुझे ये सरनेम बहुत खटकता था, क्योंकि इतनी बड़ी सरनेम है। मेरे दादा श्री सरदार मलिक साहब जो कंपोज़र रहे हैं 60s के मूवीज़ के, फिर उसके बाद मेरे अंकल अनु मलिक, मेरे डैड डब्बू मलिक, और मेरे भाई अमाल जो अगेन कंपोज़र हैं। तो पूरी फैमिली में कंपोज़र्स रहे हैं। मैंने सोचा कि मैं अलग क्या कर सकता हूँ, तो मैंने सोचा कि यार मैं सिंगर बन जाता हूँ। अगर आप अपनी फैमिली के अलावा किसे सुनना पसंद करते हैं? कौन सा अभी मौजूदा सिंगर जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? मेरा मतलब बचपन से एक ही फेवरेट सिंगर रहा है, वो सोनू निगम सर। वाह, मैं उनको सुन के बड़ा हुआ हूँ, और मुझे यही लगता है जब भी मैं स्टेज पे जाता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि यार कोई भी गाना हो, सोनू सर कैसे गाएंगे, हर नोट को, हर सुर को बांध के रखेंगे, वैसे ही मुझे भी गाना है। कुछ अभी ध्यान में आ रहा है सोनू जी का, अगर वो सुन भी रहे हैं, क्योंकि अभी उनका बिल्कुल यहाँ पर भी हैं। मुझे सिर्फ ये बात का थोड़ा डर है कि कहीं वो गाने के राइट्स आप लोग के पास है या नहीं, बाद में कट ना जाए। देख लेगी हमारी टीम। ठीक है। कौन सा गाना आपका फेवरेट है उनका? मेरा पसंद है, एक लाइन गा दूं फिर आप? ओके, अभी मुझ में कहीं नहीं। ओह यस ऑफ कोर्स। अब है सामने इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। कॉम्बो अच्छा है। वाह अरमान। अभी जब पुराने हम किसी भी सिंगर्स की बात करते हैं, बहुत लोग नाम लेने से कतराते हैं, मौजूदा में तो बिल्कुल नहीं लेते। आपने सोनू सर का लिया तो बहुत अच्छी बात है। पुराने सिंगर्स में कौन? मोहम्मद रफ़ी साहब। तो अगर मैं सोनू सर का फैन हूँ तो ये जाहिर सी बात है कि मैं मोहम्मद रफ़ी सर का फैन रहूँगा, क्योंकि वो जो एक टोन है, वो जो एक टिम्बर है, वो मुझे बहुत पसंद है। आप यहाँ स्टेज पर मौजूद हैं और सामने जावेद साहब बैठे हैं, चल के गाएं और कुछ उनको स्टेज पर लाएं, आपको आशीर्वाद दिलाएं। मैं तो चाहूंगा डेफिनेटली, अगर जावेद चलिए ना, लेकर आते हैं, खुद चलते हैं। तो। और लेजेंडरी जावेद अख्तर सर के लिए जोरदार तालियां, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज सर। सर यो देखिए, ये ट्रेडिशन, ये आशीर्वाद कायम रहे, बनता रहे, ये परंपरा कायम रहे। अरमान मलिक को देखा आपने कैसे जावेद साहब का पैर छूकर आशीर्वाद लिया। प्लीज अरमान, यू फर्स्ट, यू ओके। जोरदार तालियां, रुकनी नहीं चाहिए जावेद साहब के लिए, रुकनी नहीं चाहिए। ये मोमेंट आप लोगों की लाइफ में बहुत कम आता होगा जब सामने साक्षात जावेद साहब खड़े हों। आपने बचपन से देखा, लिखा, पढ़ा, सुना, सब कुछ फिल्मों में इनको सुना, इनकी लेखनी सुनी। जावेद साहब आप प्लीज, आप चाहे तो बैठ जाएं। आप बैठे ना, मैं इसीलिए कह रहा था कि 2 चेयर हैं वहाँ और आदमी 3। नहीं, आप बैठेंगे, हम खड़े रहेंगे, हम जेंजी हैं सर। माना के दिल्ली नहीं है। देखिए अभी सुनिए, माना के दिल्ली नहीं है, मगर फिर भी कुर्सी का तो झंझट थोड़ा हो जाता है। सर ऑल प्लीज आइए। जावेद साहब फरमाइए। मोहम्मद रफ़ी साहब के पास ही ले गए और आपके दौर में उस वक्त ले गए, और वहाँ से ये सफ़र। सबसे पहले एनडीटीवी के व्यूवर्स को, जो करोड़ों लोग सिर्फ भारत में नहीं हमें विदेशों में देखते हैं, एनडीटीवी इंडिया के माध्यम से, और यहाँ जो लोग मौजूद हैं, सबको क्या आप संदेश देंगे अभी? और अरमान मलिक भी साथ बैठे हैं, तो इनके माध्यम से जब इतनी अच्छी आवाज़ के लोग बैठे हैं तो आप मेरी आवाज़ में क्यों संदेश लेना चाहते हैं? या आपको गा के संदेश देंगे? मैं तो बोल के दे पाऊँगा।
एक माइक और दे दीजिए अरमान को भी प्लीज। वेरी प्राउड ऑफ हिम। आपको मालूम नहीं इनकी रगों में म्यूजिक है। ही इज द 3rd जनरेशन म्यूजिक डायरेक्टर। तालियां। आप लोगों ने पता नहीं कितने लोगों ने सुना होगा एक गाना। पहले आजकल तो क्या होता है, गाना सुना नहीं जाता, देखा जाता है, इसलिए कि वो टीवी पे विजुअल के साथ आता है, लेकिन तब तो रेडियो पे बजता था। ये इम्पोर्टेंट नहीं था कि स्क्रीन पे किसने गाया है और कौन किसके लिए गाया है, ये इम्पोर्टेंट नहीं था, गाना इम्पोर्टेंट था। आप में से कितने लोगों ने, मुझे मालूम नहीं, सुना होगा कि नहीं, एक गाना है सारंगा तेरी याद में नैन मेरे बेचैन। ये इनके ग्रैंडफादर के गाना है। तो ये ख़ानदानी लोग हैं भाई। इनसे मेरा कुछ और रिश्ते भी हैं जो कुछ तो जानते कुछ जानते भी नहीं होंगे। एक तो खैर ये है कि इनके जो चाचा हैं अन्नू मलिक साहब, उनके साथ तो मैंने बहुत फिल्में की हैं, लेकिन एक फिल्म थी ठोकर, उसमें शम्मी कपूर हीरो थे और उसमें म्यूज़िक सरदार मलिक साहब की थी। उसमें एक गाना था, ए गमे दिल क्या करूँ ए वहशते दिल क्या करूँ। जी। वो गाना मेरे मैटरनल अंकल का लिखा हुआ था। हालांकि वो कभी फिल्मों में नहीं आए, लेकिन ये पोएम किसी प्रोड्यूसर ने ख़रीद ली थी और उसे यूज़ किया था। मुझे याद है ये गाना। तो दोनों तरफ ही जनरेशन लगी हुई हैं। ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा मोमेंट है कि मैं जावेद साहब के साथ यहाँ पे स्टेज पे हूँ NDTV के माहौल में। मेरे दादा और दादी बहुत ही खुश होंगे ऊपर कि मैं इस माहौल में हूँ, इस स्टेज पे इतने बड़े हस्ती के साथ हूँ। और यही म्यूज़िक की बात है, लोगों जेनरेशन्स को जोड़ता है, लोगों को जोड़ता है। और मुझे लगता है कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, मुझे इतने अमेजिंग लोगों के साथ इंटरेक्ट करने को मिल रहा है। और आपको आशीर्वाद ऊपर से मिल रहा होगा। और चूंकि हम जावेद साहब को लेकर आए हैं तो हमारा कर्तव्य है कि बहुत सा सामान हम लेकर जाएंगे। बट मगर जाने से पहले मैं राहुल साहब से एक बात कहना चाहता हूँ। बुला ले राहुल साहब। नहीं, वो वहाँ बैठे हैं। बादशाह को हर एक को थोड़ी बुला सकते हैं आप। आपने मेरा जैसा समझाया क्या कि बुला लिया? जावेद साहब बुला रहे हैं। ये जो अभी ऊपर का जिक्र हुआ था, कभी हमारी डिबेट करवाइए इसमें, ऊपर और नीचे के बारे में। आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट दैट। राहुल सर, कुछ आपके मन में सवाल चल रहा है? I have a question for Javed Akhtar and for Arman Malik, and this is actually a very unique opportunity. Please come. To have two such fabulously talented artists here at the stage of NDTV Yuva. So thank you very much, Arman Malik, for joining us here, and Javed Saab for agreeing to be on the stage with a young talent like Arman. Thank you. Can we have a round of applause, ladies and gentlemen, for two very different generations, but the artistry and their talent speaks very loudly. I have a question first for Javed Akhtar and the same for Arman Malik. This, sir, is the age of artificial intelligence where machines do the thinking. And one of the things with ChatGPT, for example, is that a lot of content creation, music, lyrics are now being written by AI. If you were planning your career now, how would it be different from the way it was when you started many decades ago? And how do you think this impacts the creativity of someone like an Arman Malik, who's waiting for his best years to explode in front of him and now has to deal with the challenge of not just competing with people his age, but having to compete with machines that can create music? And Arman, to you, how do you think you will continue to be one step ahead of the machine? Because so much of the music now is either being written or improved through artificial intelligence. And I think this is just such a fabulous stage because we've got two very different perspectives, two supremely talented artists. And I'm very curious to know how you think artificial intelligence impacts creativity, music, and how are you trying to deal with this? We'll start with Javed Akhtar. At the very beginning, I must say that if there is a choice between artificial intelligence and human stupidity, natural stupidity, I prefer artificial intelligence. But having said this, artificial intelligence is still in its nascent stage. I mean, it is walking on its knees at the moment. All four. This is the beginning. It's a very humble beginning. One cannot imagine, perhaps you and me can't imagine what will happen after 10 years or maybe after 5 years. But at the moment,
artificial intelligence is no threat to creative people. It is a good secretary. It can correct your letters. It can write letters for you to the municipal corporation if you are complaining about the lack of water and so, electricity, blah, 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 blah. Or you are writing any official letter. But as far as the creativity is concerned, I am not saying it will never happen, because never say never. It can happen, it will, I'm sure. But thankfully I have escaped from that. In creativity, they have yet to wait for at least decades to match human mind. Artificial intelligence, the problem is that it did not have a traumatic childhood. Artificial intelligence mother didn't die when he was very young. Artificial intelligence girlfriend did not drop him for some better boy. Artificial intelligence doesn't have a subconscious. Artificial intelligence is not deeply hurt and doesn't have some failed affairs. Artificial intelligence will have to wait to come somewhere near us. Thank you, Javed Saab. Thank you so much. Because they depend on data. Now, data is logical, but creativity is not totally logical. It happens somewhere between the mind and the subconscious and the conscious. Let me finish it off. Okay. Let me give you an example. If you are playing a Shakespearean character, and you are told by the director that you are the Prince of Denmark and you are very confused. The problem is that you can't take a decision. And you are saying to be or not to be, that is the question. And as you say that's the question, you have to read this chalk mark, take that light. So man stands here, and actor convinces himself that I am the Prince of Denmark and I just can't take decisions. But at the same time, he knows the chalk mark and he sees the light. Now, this needs complete awareness. If you believe that you are Prince of Denmark, how do you remember this chalk mark? And if you remember the chalk mark, how do you think that you are Prince of Denmark? This paradox creates art. Artificial intelligence has yet to reach this paradox. Please, round of applause for Javed sir. Arman, now your turn. You think there's anything left for me to say after what he said? But your take. I think Javed sir has a very refreshing take on this, because I also have some similar feelings about AI. I think it's a tool. It's something that will help us, as musicians. Over the years, पहले क्या होता था, हम बहुत सारे live instruments use करते थे in our recording. Everyone used to play together in orchestra, a singer, all the musicians were in one room. Then it became music production started happening on the keyboard and the computer and the laptop. Now even that has gone to the next level, where we have to just put in an input and say कि मुझे एक sad song चाहिए, and the AI will probably give you a beat which feels like a sad song or an energetic song. While that is still happening and it's still obviously in its nascent stage, बहुत सारे ऐसे developments होने बाकी हैं जहाँ पे ऐसा लगता है कि हाँ एक human song है या human music है. There's a certain soul, like he said, a certain emotion that only a human with human experiences can bring to the table. That AI is not possible at this point with AI. There's another thing that is problematic at this point. There's no legislation when it comes to the copyright of voices. Like, there are lots of different covers and songs that are there of, whether it's Kishore Da or whether it's any contemporary singers, जिनकी आवाज़ के ऊपर जो उन्होंने गाना गाया नहीं है, उस गाने को उनके आवाज़ में डाल के पॉपुलराइज करते रील्स पे, which is good because I love to see that. I love to see कि मेरा फेवरेट आज का गाना किशोर दा की आवाज़ में कैसे सुनाई देता. लेकिन it's also an infringement of his vocal tone, his copyright, which I think that's a layer of legislation that needs to come into play, which will help musicians protect their identity, their voice. That is something that I pray for with regards to AI. जोरदार तालियां रुकनी नहीं चाहिए. जनरेशन देख रहे हैं, 2 जनरेशन. जावेद साहब के लिए जोरदार तालियां दोस्तों.